नमस्कार, आपके साथ मैं अनुज शर्मा। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा रहे। रात्रि उन्होंने विश्राम किया। कल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने तमाम विकास की सौगातें मथुरा को देकर गए हैं। एक नया ऐलान उन्होंने किया कि अन्य शहरों से जुड़ने के लिए मथुरा में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। जो विकास है उसको नए आयाम पर लेकर जाएगा। और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ का जो नया भवन है उसका भी लोकार्पण कल उन्होंने फीता काट कर किया। इससे लगता है कि मुख्यमंत्री अब मथुरा वृंदावन को एक नए ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहते हैं कि ब्रज का विकास आखिर किस तरीके से किया जाए। लेकिन यहाँ कुछ सवाल भी उठते हैं कि 9 साल की उपलब्धियाँ गिनाई, 6 साल प्रदेश सरकार ने अपनी उपलब्धियाँ गिनाई, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो ना 9 साल में बदली हैं ना 6 साल में बदली हैं। उन मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं युवा भाजपा नेता अनुराग चतुर्वेदी, जो कि ब्रज बंधु संस्था के समन्वयक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका अभी न्यूज़ में। मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर आए, तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात उन्होंने दी, लेकिन अगर हम कल उनके उद्बोधन को देखें तो ना उसमें कहीं मथुरा के एक पौराणिक जो महत्व है उसका जिक्र रहा, ना यमुना का जिक्र रहा, या फिर अन्य चीज़ों की हम बात करें उनका भी जिक्र नहीं रहा। कहीं ना कहीं मथुरा जो है वो अछूता रह जाता है, केवल जिक्र रह जाता है वृंदावन का, गोवर्धन का। सर्वांगीण विकास उनमें हुआ, लेकिन एक नई उम्मीद जगी है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद का कार्यालय का उद्घाटन उन्होंने किया है, 6वीं बोर्ड बैठक भी की। मथुरा में क्या मथुरा की जो पौराणिक चीज़ है वो सही तरीके से मुख्यमंत्री के पास पहुंच नहीं पाती है? क्या मानते हैं कल यमुना का जिक्र पूरे उसमें जनसभा में ना होना, तीसरी बार मुख्यमंत्री आए, ये कितनी बड़ी एक सोचनीय बात है? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का बार बार मथुरा आना और शायद 30वीं बार मथुरा आगमन हुआ है, तो ये हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, मथुरा वासियों के लिए, ब्रजवासियों के लिए। और जैसा आपने बताया कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद का कार्यालय बन करके तैयार हुआ है और उसका उद्घाटन हुआ है, तो कहीं ना कहीं इससे एक उम्मीद कि धरातल पर जो विकास की योजना है वो अब आने वाले समय में निश्चित रूप से दिखेंगी। लेकिन इन सब के बीच एक चिंता, जैसा कि आपने बताया कि मथुरा के पौराणिक महत्व पर जो कि विकास से और मानचित्र से अछूता रहा है, तो ये ज़रूर एक चिंता का विषय था। क्योंकि कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन में भी मथुरा शायद प्राथमिकता में नहीं रहा, तो ये ज़रूर एक चिंता का विषय है कि मथुरा को विकास से अछूता क्यों रखा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पूरे ब्रज 84 कोस के विकास के लिए एक 2041 तक का एक प्लान बनाया है, तो उसमें पूरे ब्रज मंडल के विकास के लिए इन्होंने योजनाएं बनाई हैं। तो उसमें भी जो मथुरा शहर है उसके विकास को कहीं ना कहीं प्राथमिकता नहीं दी गई है, उसको भी पीछे रखा गया है, तो ये ज़रूर चिंता का विषय है। जी योगेश जी, मैं बात करूं तो यम द्वितीया का पावन पर्व मथुरा में मनाया जाता है, जो कि एक खास पर्व है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन उसे अभी तक मेले का दर्जा नहीं मिला है। निश्चित रूप से राजकीय मेले के दर्जे की मांग यहाँ के तीर्थ पुरोहितों द्वारा, यहाँ की सामाजिक संस्थाओं द्वारा बार बार उठाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और यहाँ के स्थानीय जो ब्रजवासी हैं या जो ब्रज के लिए चिंता करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं संवाद का अभाव रहा है, या जो अधिकारी हैं उनके मन में पता नहीं क्या है, वो मथुरा से और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के पास तक मथुरा की बात नहीं पहुंचने देते हैं। तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। जैसे तीर्थस्थल का विषय यहाँ बहुत लोग चर्चा करते हैं कि पूरा ब्रजमंडल जो भगवान कृष्ण की लीला स्थली है वो तीर्थस्थल घोषित हो चुके हैं, लेकिन जो वास्तविक तीर्थ है, अच्छा सप्तपुरियों में क्या है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, तो जो 7 पुरियों में, और उसमें भी मथुरा तो श्रेष्ठ है। काश्यादिपुरियो यदि संतो लोके तासाम तो मध्य मथुरैव धन्यो, तो मथुरा तो सप्तपुरियों में भी श्रेष्ठ पुरी है, लेकिन आज तक दुर्भाग्य है कि मथुरा को तीर्थस्थल घोषित नहीं किया गया। इन्होंने तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थल तक वृंदावन में लिख कर दे दिया था, और बाद में फिर वो टाइपिकल मिस्टेक बता करके वापस लिया। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो यहाँ के बारे में सोचते हैं, यहाँ के संस्कृति कर्मी हैं, यहाँ के लोक कलाकार हैं, कहीं ना कहीं उनके और यहाँ के स्थानीय प्रशासन
और अपना जो भी तीर्थ विकास परिषद है उनका समन्वय का जरूर कमी निश्चित रूप से दिखती है। जी, इसी कमी को दूर करने के लिए कुछ समय पहले ऐसे साल पहले जिलाधिकारी आए हैं जिन्होंने यमुना संवाद किया। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने सभी जनपद वासियों को इनवाइट किया यमुना संवाद के लिए। सभी मीडिया बंधुओं को अनुवाद किया और जो अलग अलग संस्थाओं से जो जुड़े हुए हैं, जो यमुना के शुद्धिकरण को लेकर लगातार मुहिम चलाते हैं, उसके लिए एक पहल उन्होंने की। तो ये पहल कितनी आप अच्छी मानते हैं और क्या राय है इस पहल पर आपकी? देखिए, यमुना जी का जो शुद्ध होने का विषय है वो यहाँ का सबसे भावनात्मक विषय है, क्योंकि हम सब लोग जो यहाँ के निवासी हैं वो यमुना जी को अपनी माँ मानते हैं। और जब तक यमुना शुद्धि नहीं हो जाती तब तक हम ब्रज का कितना भी विकास कर दें, चाहे कितना भी हम ब्रज 84 को उसमें पड़ाव स्थल बना दें, कुंड बना दें, सरोवर बना दें, वृक्ष लगा दें या ब्रज का बहुत विकास भी कर दें, लेकिन जब तक यमुना जी शुद्ध नहीं होगी तब तक मथुरा का विकास, ब्रज का विकास अधूरा रहेगा। और निश्चित रूप से बहुत निराशा के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इतने सालों में भी यमुना जी का वो स्वरूप जो दिखना चाहिए या जो 25 साल पहले 30 साल पहले था वो आज लोग नहीं देख पा रहे हैं। इसका बहुत कष्ट लोगों को है। और जिलाधिकारी जो अभी पहल की है यमुना संवाद, ये केवल शुरुआत हुई है, लेकिन अगर इसे व्यापक स्तर पर अगर लेकर के जाएंगे और जन जन तक इस संवाद को पहुंचाएंगे तो निश्चित इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। जी, जो तीर्थयात्री आते हैं और देखा जाता है कि अधिकतर वृंदावन जाते हैं या फिर मथुरा के श्री के जन्म स्थान तक जाते हैं, अन्य जगह जाते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता है कि इस जगह का महत्व क्या है। जैसे हम देखते हैं कि यमद्वितीया पावन पर्व पर आते हैं तीर्थयात्री या फिर वैसे द्वारकाधीश घूमने के लिए आते हैं, वो आते हैं देखकर चले जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि इस जगह का क्या पौराणिक महत्व है। आखिर ये सब क्यों अछूता होता जा रहा है? कहीं ना कहीं क्या ऐसा लगता है कि हमारे जो युवा हैं वो भी इस चीज़ से अधूरे हैं, अधूरा ज्ञान है उनको, या फिर ज्ञान ही नहीं है कि अगर पुरानी चीज़ों में पौराणिक महत्व क्या था। जैसे अब घाटों की बात हम कर लेते हैं, विश्राम घाट है, ध्रुव घाट है, या फिर अन्य जो यमुना के घाट हैं, उनकी स्थिति जर्जर बनी हुई है, उन्हें संरक्षित करने का कोई प्लान अभी तक नहीं बनाया गया है। तो ये कितनी एक मतलब सोचनीय बात है कि इन चीज़ों का महत्व अब तक हमें नहीं पता है कि आखिर क्या महत्व इनका रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपनी पुरानी परंपरा की तरफ जाना पड़ेगा कि पहले जो भी यात्री आते थे वो तीर्थयात्री आते थे और आज पर्यटक आते हैं। जी। तो तीर्थयात्री जब आते थे तो वो सबसे पहले अपने तीर्थ पुरोहित जो उनका पारिवारिक रहते होंगे तो उनको ढूंढते थे कि हम मान लीजिए मध्य प्रदेश से आए हैं तो हमारे मध्य प्रदेश के तीर्थ पुरोहित कौन है, तो वो अपने तीर्थ पुरोहित के यहाँ जाते थे, उन्हीं के घर में रहते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब पहले इतना होटल वगैरह थी, तो उन्हीं के घर में रह करके और फिर वो सविधि तीर्थ करते थे। जो तीर्थ ऐसा नहीं है, तीर्थ की भी विधि है। तो आज भी ब्रज 84 कोष की यात्रा आप देखेंगे, जाइए तो पूरी विधि से वो पूरा होता है। तो सविधि तीर्थ करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार का भी संरक्षण नहीं है या इन विभागों का भी उधर ध्यान नहीं है कि वो तीर्थ पुरोहित वाली जो परंपरा है वो विलुप्त हुई है। तो आवश्यकता उसकी भी है कि उनको भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। आप अगर ये नहीं बताएगा यहाँ कोई कि यहाँ ये स्थान है, ये विश्राम घाट है, इसका ये महत्व है, ये अम्बरीश जी ने इस जगह पर तपस्या की, इस घाट पर सूरदास जी रह करके आराधना करते थे, यहाँ छीत स्वामी हुए हैं, यहाँ पर राजा बलि ने तपस्या की है, तो यहाँ आदि महाराज जी का मंदिर है, यहाँ ये गोपाल वैष्णव पीठ जहाँ ऋग्वेद की आज सबसे प्राचीन मतलब जो वेद है ऋग्वेद, उसका एकमात्र स्थान है श्री गोपाल वैष्णव पीठ, जहाँ आज भी छोटे छोटे बालक ब्राह्मण वेद पाठ करते हैं। तो हम यही हमारा कल्चर है, यही हमारी संस्कृति है। और कहीं ना कहीं ब्रज तीर्थ विकास परिषद का और स्थानीय प्रशासन का ये दायित्व है कि जो भी यात्री यहाँ आए वो यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित हो। केवल सैर सपाटा करके यहाँ गाड़ी से आएँ, घूम के कोई एक दो मंदिर जो बहुत प्रसिद्ध हैं उनके दर्शन करके और वो अगर निकल जाता है तो वो तीर्थ नहीं है। क्या समन्वय में कमी मानते हैं, या प्रशासन के में और सरकार के बीच में जो समन्वय रह जाता है उसमें कमी मानते हैं, या फिर हम ये समझ लें कि जो ब्रज की जो कला है या फिर संस्कृति है वो ठीक जो लोग पहुंचा रहे हैं वो लोग ठीक तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे हैं शासन के पास, कि आखिर हमें क्या चाहिए? देखिए, ये लोगों का तो दायित्व है ही कि वहाँ पहुँचे, लेकिन शासन का भी दायित्व है
शासन भी इस तरीके की जो स्थल हैं या इस तरीके की जो लोक परंपराएं हैं या इस तरीके की जो लोक कला हैं, शासन का भी दायित्व है कि वो उनका संरक्षण करे। अब जैसे यहाँ की, अब आप रसखान की समाधि को बनाते हैं, ताई बीवी की बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्षीर स्वामी की भी बनाइए आप। अब उनको उपेक्षित क्यों कर रहे हैं? जो अष्टछाप के कवि हैं उनकी भी बनाइए आप। तो ऐसी बहुत सी, अब यहाँ शिवाजी महाराज रहे, शिवाजी महाराज आगरा जेल में बंद थे, वहाँ जेल से उनके तीर्थ पुरोहित उनको निकाल करके लाए और यहाँ चौबिया पाड़े के हाथी गली में वो रहे। उनके पत्र आज कोल्हापुर संग्रहालय में मौजूद हैं कि वो यहाँ मथुरा में हाथी गली में रहे हैं। तो सरकार को और तीर्थ विकास परिषद को विशेष रूप से ऐसे स्थानों, स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उनकी दीक्षा स्थली है। मैंने सुझाव भी दिया है उनको, 2041 के प्लान में सुझाव भी दिया है कि जो एक व्रज हेरिटेज वॉक करके कार्यक्रम बनाया जाए कि जिसमें केवल जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके अलावा बहुत से ऐसी जगह हैं कि जहाँ यात्रियों को जाना चाहिए और हमको बताना चाहिए कि इस ब्रज का जो ऐतिहासिक और पौराणिक जो महत्व है वो वास्तविक उनके पास पहुँचना चाहिए। जी यूँ इसी यही अनुराग जी कहना चाहूँगा मैं कि अगर हम देखते हैं कि जैसे पंचकोशीय परिक्रमा हमारे बहुत महत्व माना जाता है, प्रशासन औपचारिकता पूरी करता है, चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो, क्योंकि जब परिक्रमा का समय आता है उससे पहले ही साफ़ सफाई कराई जाती है, सफ़ेद पाउडर डाल दिया जाता है यात्रियों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन उन चीज़ों को संरक्षित नहीं किया जाता है। प्रॉपर एक प्लान रोड मैप क्यों नहीं बनाया जाता है? अगर 2041 तक का रोड मैप बनाया है, लेकिन जनता का क्या, जनता कभी की भी मुखर हो सकती है। आखिर ऐसा प्लान क्यों नहीं बनाया जा रहा जो अभी धरातल पर देखे? क्योंकि 9 साल और 6 साल तो हमने गिना दिए, 9 और 6 सालों में अब तक हमें धरातल पर क्यों नहीं देखा है कुछ भी संरक्षित करके? ये जो पंचकोशी परिक्रमा वाला विषय था, अभी 2041 प्लान की मीटिंग जो वहाँ हुई थी तो मैं भी था उसमें। तो इन्होंने क्या है कि उसको मिड टर्म में रखा है, पंचकोशी परिक्रमा का जो विकास है, डेवलपमेंट है उसको। तो मिड टर्म का आशय 2030 के बाद। अब क्या भरोसा 2030 के बाद क्या परिस्थिति क्या होगा? तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मथुरा पंचकोशी परिक्रमा, जिसका कि वास्तविक परिक्रमा के रूप में शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन है, तो उसका विकास ने प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए और मथुरा पंचकोशी परिक्रमा को भी प्राथमिकता से इन्हें डेवलप करना चाहिए। जी, अभी अब पिछले कुछ समय हम देख रहे हैं कि जैसे ब्रजराज महोत्सव हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह दिखाए थे। केवल एक निश्चित समय कर दिया जाता है कि इतने दिन तक ये ब्रजराज महोत्सव चलेगा, उसमें लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए जाएंगे। अच्छा है, लेकिन हम ये क्यों नहीं कर सकते कि जैसे अयोध्या और काशी में होता है, हम देखते हैं आरती के समय के बाद भी वहाँ पर जो है भजन वगैरह चलते हैं, कीर्तन वगैरह होते हैं। मथुरा में भी आरती होती है यमुना घाट पर, लेकिन आरती के बाद वहाँ कुछ नहीं होता है। एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे लोग लगातार जुड़ते रहें, एक निश्चित समय ना हो, 24 आवर और 365 दिन लगातार ऐसी चीज़ें चलती रहनी चाहिए जिससे लोगों के बीच सांस्कृतिक जल्दी पहुँच सके, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा माध्यम है देखा जाए तो। ऐसा क्यों नहीं होता? पहले कुछ संतों के यहाँ कुछ स्थानों पर रासलीला नियमित रूप से होती थी, लेकिन शायद अब नहीं हो पा रही है। ये भी एक तीर्थ विकास परिषद का एक प्लान है कि नित्य प्रति यहाँ कोई ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए, इसके लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैंने भी एक सुझाव दिया है कि जैसे काशी में सुबह ही बनारस कार्यक्रम होता है, तो इसी प्रकार से शाम को एक कार्यक्रम आरती के बाद यहाँ घाट पर हो प्रतिदिन और 365 दिन। मैंने सुझाव भी दिया है। सुझाव क्या, मैंने तो ये कहा है कि हम ब्रजबंधु की तरफ से ऐसा एक कार्यक्रम 365 दिन यहाँ के सामाजिक लोगों के सहयोग से करना चाहते हैं। तो देखिए, इस पर विचार चल रहा है, शायद जल्द कुछ सकारात्मक देखने को मिले। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बेहतर माध्यम रहेगा लोगों को हमारी संस्कृति से अवगत कराने के लिए, आखिर हमारी संस्कृति है क्या। क्योंकि एक नाटक के रूप में चाहे सांस्कृतिक के रूप में हम जल्दी पहुंचा पाते हैं लोगों को, समझाने से ज़्यादा मैं मानता हूं। और उनका जब नियमित प्रसारण होता है तो उससे भी लोगों के बीच में अच्छे माध्यम के तरीके से पहुंच पाता है। अगर मैं प्रसारण की बात कर रहा हूं तो आकाशवाणी की बात कर लेता हूं। लोग इस समय एक ये भय बना हुआ है कि आकाशवाणी लगातार अपने समाप्ति की ओर पर है। कुछ लोग कलाकारों की ये चिंता है, मेरी भी बात हुई है उनसे, वो आकाशवाणी की दशा को लेकर के बड़ी चिंता व्यक्त करते हैं और कभी कभी हमको आरोपित भी करते हैं कि आप लोग की सरकार है और आप लोग मतलब इस ओर ध्यान दीजिए। तो निश्चित रूप से मथुरा आकाशवाणी ने ब्रज की सांस्कृतिक और साहित्यिक विधाओं को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मैं व्यक्तिगत स्तर पर मथुरा आकाशवाणी के लिए जो भी प्रयास होंगे शासन स्तर पर, वो निश्चित रूप से करूँगा, क्योंकि मथुरा के और ब्रज के सांस्कृतिक और लोक परंपराओं के ऐतिहासिक महत्व से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो निश्चित रूप से इस
इस दिशा में काम होना चाहिए। अब मुख्यमंत्री का कार्यालय यहाँ पर बन चुका है, जब भी मथुरा आएंगे, जब बोर्ड बैठक यहाँ पर करेंगे अधिकारियों के साथ, बृहस्पति विकास परिषद के कार्यालय में 6वीं बैठक हो चुकी है, आगामी फिर बैठकें आएंगी। अब कार्यालय है यहाँ पर, अब ये नहीं है अस्थायी बैठक हो, कार्यालय है। अगली बैठक जब होगी 7वीं, क्योंकि 6वीं हो चुकी है, तब तक धरातल पर क्या देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से धरातल पर जब कार्यालय आ गया है तो योजनाएं भी धरातल पर आएंगी। और ब्रजमंडल में विकास तो काफ़ी हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, जो अपने गोवर्धन है, वृंदावन है, लेकिन मूल प्रश्न घूम करके वहीं आता है कि सभी क्षेत्रों में विकास तो दिख रहा है, लेकिन जो प्रॉपर मथुरा शहर है, जो मुख्य तीर्थ है, जो सप्तपुरियों में श्रेष्ठ जगह है, वो न तो आज तक तीर्थ स्थल घोषित हुआ है और न वहाँ विकास का उस तरीके से। अब यमुना पार देखिए, कितनी बार हम लोग तो बचपन से सुन रहे हैं कि यमुना जी पर झूला पुल बनेगा, यमुना पार को जो है टूरिज्म के हिसाब से विकसित किया जाएगा, लेकिन अब देखिए इंतजार ही कर सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं कि इस दिशा में अब शीघ्रता आनी चाहिए, क्योंकि लोग इसको लेकर के थोड़ी सी चिंता व्यक्त करने लगे हैं। जी जी जी, नहीं ये तो मानना पड़ेगा, श्रद्धालु बढ़े हैं पहले से, श्रद्धालुओं का आगमन भी बढ़ा है, ऐसा नहीं है श्रद्धालु नहीं बढ़े हुए, पर्यटकों का आगमन भी बढ़ा है, श्रद्धालुओं का भी आगमन बढ़ा है। पर्यटकों का आगमन बढ़ा है, श्रद्धालुओं का आगमन नहीं बढ़ा है। जी जी जी, पर्यटकों का आगमन बढ़ा है, लेकिन उन्हें श्रद्धालुओं में कन्वर्ट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं पुरानी जो चीज़ें उन्हें जीवित करना पड़ेगा, उस दिशा में प्रयास करना है। चाहे तीर्थ विकास परिषद का प्रयास हो, चाहे सामाजिक संस्थाओं का प्रयास हो, हम लोग सब उसमें प्रयास करें कि जो लोग आ रहे हैं उनको यहाँ का महत्व उस हिसाब से बताया जाए कि जिससे उनका यहाँ आना सार्थक हो। केवल यहाँ आकर के घूम के हम चले गए और यहाँ का खट्टा मीठा अनुभव लेके चले गए, तो वो नहीं होना चाहिए। और लोग परेशान भी होते हैं तो खराब अनुभव जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो पहले लोग आते थे पूर्ण संतुष्टि। अच्छा, यहाँ तो समाधिस्थ जो उस अवस्था के आचार्य थे, श्री वल्लभाचार्य जी की पहली बैठक विश्राम घाट पर, तो इतने बड़े बड़े आचार्य यहाँ आए और उन्होंने यहाँ तत्वों को प्राप्त किया है। तो सब लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि जो भी लोग यहाँ आए तो वो यहाँ की वास्तविक ऊर्जा को महसूस करें। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनुराग चतुर्वेदी, भाजपा नेता, युवा नेता हमारे साथ मौजूद थे। लंबी बातचीत इनसे हुई ब्रज की जो सांस्कृतिक महत्व है उसके लिए। उत्तर प्रदेश ब्रज विकास का कार्यालय यहाँ पर बना है, उसके बाद लगातार लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं कि अब शायद विकास के नए आयाम मथुरा छू पाए। और जो मथुरा विकास से वंचित रह गया है, कह सकते हैं विकास से क्यों वंचित रह गया है, क्योंकि जो हमारी सांस्कृतिक महत्वता है, जो हमारी सांस्कृतिक स्थल है, उनका कहीं ना कहीं ना विकास हो पाया है, न जीर्णोद्धार हो पाया है। मुख्यमंत्री से कहीं ना कहीं सही बातें नहीं पहुंच पाती हैं कि आखिर क्या मथुरा को चाहिए, क्योंकि हम वृंदावन में देखते हैं, वृंदावन में अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, गोवर्धन में भी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन लोग आते हैं और चले जाते हैं एक पर्यटक के तौर पर। लेकिन अब वो श्रद्धालुओं में उनको कन्वर्ट करने के लिए लगातार मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। अब वो तो खैर आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं फोकस मथुरा पर जरूर कर रहे हैं। 6वीं बैठक उन्होंने की, 7वीं बैठक तक देखते हैं क्या कुछ धरातल पर देखने को मिलता है। आपके अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं अपने सहयोगी चंदन सैनी के साथ अनु शर्मा, बने रहिए न्यूज़ के साथ। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University for excellence in life.